afternoon, everyone. I must congratulate and I really should prakat my aabhar to Tiwari ji, the Vice Chancellor, Mr. S.K. Singh ji, and the Deputy Registrar, Sir, Mr. M.K. Singh ji, and I must congratulate Dr. Rajesh also, and I should congratulate all of you also, because you are blessed that you are here to just listen at your very young age regarding this virus and regarding this deadly disease. So मैं एक बात जानना चाहूँगी कि आप सभी कौन कौन से डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं? एक जन बोले. नर्सिंग, ठीक है. तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए कि ये हम बहुत साइंटिफिक तरीके से हम ये आपको बड़े बड़े आंकड़े बताएंगे और बहुत आपके लिए ये कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर नहीं होगा. आई विल ट्राई टू गिव दिस सेमिनार इन हिंदी and I will try to make it easy for all of you. And I should say कि ये खाली लड़कियों के लिए नहीं है, ये बॉयज़ के लिए भी है, because ये ऐसा नहीं है कि ये HPV वायरस केवल फीमेल्स को ही अफेक्ट करता है, यह मेल्स को भी अफेक्ट करता है. और इसके बारे में हमको जानना क्यों ज़रूरी है, और नर्सिंग के छात्र हैं तो इनको भी जानना क्यों ज़रूरी है, अपने परिवार को हमको कैसे बचाना है, अपने आप को हमको अवेयर हो के कैसे अभी इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ऐसे मॉडर्न लाइफ जिसमें कि हम कह सकते हैं कि लाइफ स्टाइल है, शायद स्टाइल बहुत है पर लाइफ नहीं है किसी की लाइफ में भी. तो आप सभी इसके लिए मुझे लगता है कि आप थोड़ा समय दें, 15-20 मिनट ज़रूर ध्यान से सुने. और राजेश जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि ये वायरस जो है इसमें वैक्सीनेशन का क्या रोल है और हम पैथोलॉजिस्ट की क्या भूमिका है, इसको हम कैसे पेनलेस बना सकते हैं. और उनके पास छत्तीसगढ़ शहर में बहुत कम लोगों के पास ये मशीन है, और ये जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की सर के पास मशीन है और बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट्स है, प्लस बहुत पेनलेस तरीके से हम इस टेस्टिंग को कर सकते हैं. और ये पेशेंट्स के लिए बिल्कुल भी पेनफुल एक्सपीरियंस नहीं है. तो आप सभी जानते हैं कि कैंसर क्या होता है. हमारी बॉडी में हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, हर जगह की सेल्स डैमेज होती हैं. जो भी ख़राब सेल्स है वो डैमेज होती है और हेल्दी सेल्स बॉडी में आती हैं. किसी किसी ऑर्गन को छोड़ के हर जगह हेल्दी सेल्स आती हैं. जैसे ब्रेन में या हार्ट में या ऐसे 1-2 ऑर्गन्स हैं जिनमें कि हेल्दी सेल्स बहुत जल्दी रिप्लेस नहीं होती, बाकी हर जगह रिप्लेस होती है. तो कैंसर क्या है, जब रिप्लेस नहीं हो रही हैं, एबनॉर्मल सेल्स रिप्लेस नहीं हो रही हैं, तो उनको बढ़ने का मौका मिल गया. जैसे कोई शैतान है, वो हमारे घर पे घुस आया और हमने उसको भगाया नहीं, तो वो अपने साथ वहीं पे बैठ के 4 शैतान को जमा करेगा और उसी को हम कैंसर का नाम दे देते हैं. और ये आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि आप ये मत समझिए कि हम बुलेट प्रूफ हैं या हमको कुछ नहीं होगा कैंसर के लिए. आप ऐसे मेंटलिटी या ऐसे एटीट्यूड से इसको मत सुनिए. जो भी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा प्रयास जैसे कि तिवारी जी ने कहा तभी सफल होगा जबकि हम ये अवेयरनेस को प्रॉपर ग्रास्प करें और दूसरे लोगों को भी ये चीज़ पास ऑन करें कि ये क्या होता है. कि हर चीज़ यूट्यूब और गूगल में बहुत अवेलेबल नहीं है, तो जो हम बेसिक आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उसके बारे में थोड़ा सा केयरफुल होकर 15 मिनट ध्यान से सुने, ताकि आप बहुत कुछ अच्छा आपके नर्सिंग फील्ड में भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, इस बारे में लोगों को अवेयर कर पाएंगे. तो ये कैंसर के बारे में ही लिखा है. बच्चेदानी क्या होती है, यूट्रस, जो हम सर्विक्स की बात कर रहे हैं वो क्या होता है. यूट्रस के जो निचला हिस्सा होता है वो सर्विक्स कहलाता है. इसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होती है. जैसे कि हमारी मुंह की अंदर म्यूकोसा है, वो भी एक लेयर से अंदर म्यूकोसल लाइनिंग बोलते हैं, जो पिंक कलर की लेयर हमारे मुंह के अंदर है, वैसे ही बच्चेदानी के मुंह के अंदर ऐसे लाइनिंग रहती है जिसमें स्क्वैमस एपिथेलियम, हर जगह एक लाइनिंग है सॉफ्ट, जो कि हर समय रिप्लेस होती है और प्रेगनेंसी में अलग अलग चेंजेस आते हैं. लेकिन इसमें अगर कुछ वायरल इन्फेक्शन घुस जाता है, जैसे HPV वायरस नॉर्मल वायरस की तरह है जो हर फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में और हर मेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में रहता है, पर वो एबनॉर्मल कब होता है, जबकि उसके जो हाई कार्सिनोजेनिक टाइप हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या हम
उनकी जो अवस्थाएं हैं या उनके द्वारा किए गए सिम्टम्स हैं उसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर के बारे में एक ये बात है कि हम बहुत लकी हैं कि इसमें जो इसकी प्री कैंसरस स्टेज है वो 10 से 12 साल रहती है। मतलब अगर आपकी प्री कैंसरस स्टेज है 28 साल में चालू हुई तो आपको 40 ईयर में 38 टू 40 ईयर में आपको फ्रैंक कैंसर के लक्षण दिखाई देंगे, जो कि गड़बड़ अवस्था है। और उसमें भी अगर हम फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट कर लेते हैं, उसको डिटेक्शन कर लेते हैं, तो फिर हमारी जो 5 ईयर्स सर्वाइवल रहती है कि कैंसर के बाद ऐसा लगता है कि लाइफ इज़ फिनिश्ड, ऐसा नहीं है। तो प्री कैंसरस अवस्था में हमको लक्षण नहीं दिखाई देते कई बार, और उसमें फिर स्क्रीनिंग का रोल आता है, फिर उसमें राजेश सर का रोल आता है और हमारा रोल आता है। तो हमको ये समझना है हमेशा कि वैक्सीनेशन करा लिया तो वो कोई बुलेट प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है, हमको स्क्रीनिंग कराना ही है। वैक्सीनेशन जैसे कोरोना वैक्सीनेशन है उस तरीके का है कि हम वैक्सीन आपको 75% इफिकेसी दे रहे हैं, 70%, पर स्टिल 30% आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो आपको स्क्रीनिंग से ही पता चलेगा कि हमारे वहाँ पे अब नॉर्मल कैंसर सेल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आप ही करिए, उधर स्लाइड मूव नहीं कर रही जी। नेक्स्ट। अब इसमें ये बताया गया है कि ये बच्चेदानी का मुंह कैसा दिखाई देता है और ये स्टेजेस कैसे एडवांस होती है। इसको देखने के क्या तरीके हैं। कोई भी फीमेल जब एग्जामिनेशन के लिए जाती है, गायनिक एग्जामिनेशन के लिए, तो हम कॉल्पोस्कोपी करके देख सकते हैं, या नॉर्मल नेकेड आई से भी हम एग्जामिन करके देख सकते हैं। कुछ डाई अप्लाई कर सकते हैं, जो लुगोल्स आयोडीन का डाई है या एसिटिक एसिड का डाई है, तो उससे भी हम कई बार डाउट कर सकते हैं कि हाँ इनको प्री कैंसरस लीजन हो सकता है। तो ये उन स्टेजिंग के बारे में ये एक डायग्राम है। अब जैसे कि सर ने बताया, राजेश जी ने, कि 200 से भी ज़्यादा प्रकार के HPV वायरस होते हैं। उसमें बहुत हाई रिस्क वायरस जो है बहुत कम है और उन्हीं को हमको पकड़ने की और ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी सब लो रिस्क वायरस भी होते हैं, जो कि एनल वॉर्ट्स, जो मसा हम कहते हैं, उसके लिए जिम्मेदार हैं और जो पुरुषों में भी पाए जाते हैं। या फिर कई वायरल स्ट्रेन्स जो हैं एनल कैंसर के लिए जिम्मेदार रहते हैं, कोई हेड एंड नेक कैंसर के लिए या ओरोफेरिंजियल कैंसर के लिए भी जिम्मेदार रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम खाली सर्वाइकल कैंसर से ही बच रहे हैं, इसमें हम दूसरी चीज़ें भी डिटेक्ट कर रहे हैं जो दूसरे वैरायटीज़ के कैंसर हैं। नेक्स्ट। जैसा मैंने बताया कि नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहता है कि ओनली 40 काइंड ऑफ HPV आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और सेक्शुअल रिलेशन। ये सर ने बताया ही कि 16-18 सबसे ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले जो वैक्सीन आया था उसमें दो वैरायटी के स्ट्रेन थे, 16-18 जो ग्लेक्सो का वैक्सीन था। फिर 6 और 11 भी आ गया, जो गर्डासिल नाम से आया, जो 2008 से है, और ये हमारे इंडिया में 2013-14 से ज़्यादा प्रचलित हुआ। इसमें 4 प्रकार के स्ट्रेन हैं और इसका कॉस्ट जो है 3000 के करीब आता था। अब अभी हमारे पास इसमें 9 प्रकार के वायरल स्ट्रेन वाला वैक्सीन आ गया है। तो हम बहुत लकी हैं क्योंकि ये अभी विदेशों में कई समय से था और अभी इंडिया में भी MSD कंपनी के द्वारा आया है, जो कि 9 स्ट्रेन से हमको प्रोटेक्ट करता है। तो ये वैक्सीन ऐसा नहीं है कि खाली गर्ल्स को ही लेना है, बॉयज़ को भी ये वैक्सीन लेना है और इसके बारे में जानकारी करना है, अवेयर रहना है। अब ये फैलता कैसे है? तो सबसे अभी इतनी देर से हम सुन ही रहे हैं कि ये सेक्सुअल रिलेशन से फैलता है। उसके अलावा डायरेक्ट बच्चे को भी माँ से पहुंच सकता है जब बच्चे की डिलीवरी होती है। अब इसके अलावा जो है हाइजीन अच्छा नहीं है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? जैसे अपना हाइजीन अच्छा नहीं है, पर्सनल हाइजीन अच्छा नहीं है, या बहुत यंग एज में ही हम मैरिड हो जाते हैं या सेक्सुअल रिलेशन करते हैं, या बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी ऑफ सेक्सुअल रिलेशन ज़्यादा है, या बहुत मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, या फिर कई प्रकार से एडिक्शन है, जैसे कि स्मोकिंग इसके लिए बहुत हाई रिस्क बताया गया है। इसके अलावा जो गर्भ निरोधक दवाइयाँ हम बिना डॉक्टर की सलाह के लेते रहते हैं और वो लंबे समय तक लेते रहते हैं, जो माला डी वगैरह है जो ओवर द काउंटर मिलती है, उसमें ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स रहते हैं। अभी बहुत अच्छे सेफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल हैं, तो उनको अपने डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। और हमारा न्यूट्रिशन अगर पुअर है, इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, या हम कोई कैंसर की थेरेपी पे हैं, या किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, लीवर ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, इम्यूनोथेरेपी पे हैं, या बचपन से ही थोड़ी सी इम्यूनिटी कमज़ोर है, प्री टर्म है, या वज़न कम है, तो ऐसे लोगों को और ख़ास देने की आवश्यकता रहती है। और हमारे ब्रेन पे क्लिक करना चाहिए कि हाँ, वी कैन बी अ हायर रिस्क मोर देन जनरल पॉपुलेशन।
नेक्स्ट, अब इसमें आपको साइंस के आएंगे, तो आप खुद ही समझिए बच्चेदानी के रास्ते पे ये है, तो उसमें क्या क्या हमको साइंस आ सकते हैं। एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, जो नॉर्मल हेल्दी डिस्चार्ज के अलावा एबनॉर्मल डिस्चार्ज आ सकता है। अब उसी जगह पे है जिस जगह पे हमारा सेक्सुअल रिलेशन होता है, तो उस जगह पे बार बार टच होने से वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि अगर मुझे रिलेशन के बाद ब्लीडिंग हो रही है तो वो कहीं इसका लक्षण तो नहीं। तो अब हमको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, चाहे वो साधारण भी कोई कारण हो, तो एटलीस्ट आप इस बात के लिए अवेयर रहेंगी तो आप प्रारंभिक अवस्था में ही इसका इलाज करा पाएंगी और बहुत 100% कैंसर फ्री लाइफ लीड कर पाएंगी। पीरियड्स के बीच में भी उस जगह से ब्लीडिंग होने लग जाएगी, या फिर आपकी माहवारी बंद हो चुकी है तब भी उस जगह से ब्लीडिंग होने लग जाएगी अगर कैंसर की अवस्था अंदर पनप रही है तो। और जो डिस्चार्ज है उससे बहुत गंदा फाउल स्मेलिंग एक डिस्चार्ज आता है इसका टिपिकल। तो वो पेशेंट हमारे ओपीडी में एंटर करता है तभी हम बोल देते हैं सिस्टर को कि सिस्टर शी इज़ अ केस ऑफ सीए। तो ये बहुत टिपिकल ऑर्डर रहता है। तो आपको ये सब लक्षण ध्यान में रखने हैं कि नहीं, ये मुझे मैडम ने बताया था तो मुझे ये ध्यान देना है कि ऐसे एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, या आप सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अभी बहुत लिव इन रिलेशन का चलन है या बहुत दोस्तों, मतलब ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। ये कोई मॉडर्निज्म का वो नहीं है, इट्स लाइक ऐसे आपको एडवाइस दे रही हूँ, ये कोई वो टॉक भी नहीं है टॉक का हिस्सा। लेकिन आप एक ही सेक्सुअल पार्टनर से शारीरिक संबंध रखें तो ये आपको 80% आपको वैसे भी आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा, चाहे ये मेल्स के लिए भी लागू होता है या फीमेल्स के लिए भी। तो ये एक बहुत बड़ा बचाव है। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बता दिया कि वैक्सीन भी कोई इसका आपका बुलेट प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है। तो अब अपने पास क्या बचता है, हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, जैसे अभी मैं बता रही हूँ कि सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस अप्लाई करें, कॉन्डोम यूज़ करें, अपना हाइजीन अच्छा रखें, अपना इम्यूनिटी अच्छा रखें, अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रखें, लाइफ स्टाइल अच्छा रखें, वजन अपना नियंत्रित करें, प्लस स्क्रीनिंग हमेशा कराते रहें। जैसे कि शादी होती है तो उसके बाद हर 3 साल और 5 साल ये क्राइटेरिया रहते हैं जो WHO और बहुत सारी सोसाइटीज़ के गाइडलाइन हैं। तो हर 3 साल में एक पैप स्मीयर की जांच बहुत इजी है, सर ने बताया भी, वो एक डब्बे में हम कलेक्ट करते हैं सैंपल, और उससे हम 80% हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हमको कोई समस्या है कि नहीं, हम किस फील्ड आ रहे हैं, किस ग्रुप में आ रहे हैं, हाई रिस्क में कि लो रिस्क में। तो ये स्क्रीनिंग ही इसका एक बचाव है, और ये स्क्रीनिंग की जानकारी आपको रखना ही आपके लिए 100% वैक्सीन है। वैक्सीन है ही। इसके अलावा अपना बिहेवियर थेरेपी अच्छा रखें, अपनी सेक्सुअल प्रैक्टिस अच्छी रखें, प्लस कोई भी सिम्टम हो तो उसमें जाने में देर ना करें, क्योंकि आप अपना एटीट्यूड आपको बदलने की ज़रूरत है सभी को। कि हम सोचते हैं हम जाते हैं पिक्चर जा रहे हैं या गुपचुप खाने जा रहे हैं या कुछ भी, मैं ऐसे जनरल आपसे अपील कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो हम उसमें जाने के लिए हम कभी डिले नहीं करते। पर एक कोई सिम्टम है, हाँ ठीक है, होता है, देखते हैं, ये जो प्रैक्टिस है ये गर्ल्स को बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की ज़रूरत है, इसको दिमाग से हटाने की ज़रूरत है कि नहीं कोई आएगा उसके साथ जाएंगे, हम बाइक में दुनिया घूम लेंगे लेकिन हम अपनी 2 व्हीलर में डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो ये एटीट्यूड को आप चेंज करिए कि कोई भी सिम्टम हो तो आप अपने डॉक्टर को अपने सबसे अच्छा फ्रेंड और बड़ा मित्र समझ के आप उसके पास जाइए, और ये बहुत कॉस्टली टेस्ट नहीं है, स्क्रीनिंग आप ज़रूर करवाइए। नेक्स्ट, अब कैंसर के बारे में भी थोड़ा सा हम आपको बता दें कि मान लीजिए आप स्टेज 1 कैंसर में पहुंच गए, अभी हम प्री कैंसरस लीजन की बात नहीं कर रहे हैं जिनको सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया कहते हैं। मान लीजिए आप कैंसर की स्टेज में भी पहुंच गए तो स्टेज 1 में सर्जरी से बहुत अच्छे से आप क्योर हो सकते हैं और 90% सर्वाइवल रेट रहता है। 2 और 3 में 62, 30, 40% पे आ जाते हैं, और 4 पे हम 15% से भी कम इस पे सर्वाइवल पे चले जाते हैं। और हमारे पास अधिकांशतः गांव की जो महिलाएं आती हैं वो स्टेज 4 में आती हैं, जबकि उनका पेशाब का रास्ता पूरी तरह से कैंसर से इन्वॉल्व हो जाता है, लेट्रिन का रास्ता पूरी तरह से कैंसर से इन्वॉल्व हो जाता है। तब हमारे पास भी, हमको लगता है कि हम भी हेल्पलेस महसूस करते हैं कि अब हम इनको कैसे वो करें। तब उनके पास रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन अगर आप प्री कैंसरस स्टेज में हैं, आप CIN वाली स्टेज में हैं, तो आपको यूट्रस रिमूवल की भी ज़रूरत नहीं होती है। तब हमारे पास लूप्स रहते हैं, तो हम सर्विक्स का वो हिस्सा ऐसे कोन की तरह निकाल देते हैं जिसको कोनाइजेशन बोलते हैं, या फिर लार्ज लूप एक्सीजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जोन बोलते हैं।
अभी बहुत सारी एडवांस मशीनें हैं, जैसे कॉल्पोस्कोपी की मशीन है, उससे भी हम इसकी डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग और डाउट्स जो हैं वो करके उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसलिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपका समय आप भी दे रहे हैं, हम भी अपना समय लेके आज इसलिए बैठे हैं सभा में कि हमको अपने आप को अवेयर करना है, स्क्रीनिंग करना है, वैक्सीनेशन करना है और अपने बिहेवियरल जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अच्छा रख के हमारा जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स द थिंग्स कि मेरे को नहीं हो सकता या दूसरे को हो सकता है, या दिस शुड चेंज। एवरीवन इज एट रिस्क एंड एवरीवन कैन बी बेनाइन। नेक्स्ट, इंसिडेंट्स ये हटा दीजिए, सर ने बताया है, ये स्लाइड्स हटा दीजिए, हटा देंगे। इंडिया में अभी ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मतलब डेथ्स है इंडिया में, जो फीमेल डेथ्स है। अब पहला जो कारण है वो है एंडोमेट्रियल कैंसर, जो बच्चेदानी के ब्रेस्ट कैंसर, जो कि कॉमन है क्योंकि लाइफ स्टाइल, अर्बनाइजेशन, वेट गेन, एक्सेसिव वेट, ये सारी चीज़ें में ब्रेस्ट कैंसर पहला है। फिर अभी जो डेटा है उसमें सेकंड दिखा रहा है, पर वैसे ये थर्ड में आ गया है। अभी बच्चेदानी का जो गर्भाशय की जो बॉडी का कैंसर है, जिसको एंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं, दैट इज़ द सेकेंड कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ। फीमेल्स को थोड़ा सा अवेयर मेल से अलग क्यों है? क्योंकि उनके पास यूट्रस है, रिप्रोड्यूस करने के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ब्रेस्ट है। तो आप ये दोनों चीज़ों के लिए अवेयर रहिए, क्योंकि ये चेंजिंग ऑर्गन है, डायनेमिक ऑर्गन्स हैं। आपकी रिप्रोडक्टिव लाइफ में जब से आपको पीरियड्स आ रहे हैं तब से जब तक बंद नहीं हो रहे हैं, आप रिप्रोड्यूस भी आपको करना है, क्योंकि आप देश का एक स्तंभ है, पिलर है। तो आपको ये दोनों स्क्रीनिंग के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी बहुत सिंपल चीज़ें हैं कि हम अपना वेट कंट्रोल रखें और पैल्पेट करते रहें, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ब्रेस्ट का करते रहें, वेट अच्छा रखें, बीपी शुगर से परहेज करें, बचें। तो अच्छी लाइफ स्टाइल से बहुत सारी चीज़ें हम जीत जाते हैं इस लड़ाई को। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। यस, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस अवेयरनेस, और मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो ये हमको नहीं दिखाई देता या हमको नहीं सुनाई देता, इसलिए हमको लगता है कि ये ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर हम डॉक्टर्स के लिए या हम पैथोलॉजिस्ट के लिए, हमारी फ्रेटर्निटी में हम जानते हैं कि दिस कैन बी रियली फेटल एट वेरी यंग एज ऑल्सो। नेक्स्ट, अब हम वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ये होता क्या है, जैसे अभी बताया आपको मैंने कि गर्डासिल 4 जो पहले आता था, अभी गर्डासिल 9 के नाम से आता है। थोड़ा सा वो कॉस्टली वैक्सीन ज़रूर है, लेकिन हमारा इसमें भी हमको एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। इसमें हम 3 डोज लगाते हैं, 9 to 10,000 अराउंड एक डोज पड़ता है। तो ये भी एक हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, जैसे हम लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे इस पर भी हम अपना एटीट्यूड चेंज करके इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जितनी जल्दी अगर लगाते हैं, अगर हमारी मैरिज नहीं हुई है तो HPV वायरस का एक्सपोजर हमारी बॉडी में कम है, तो उस समय लगाएं तो खाली 2 ही डोजेज़ लगानी पड़ती है 6 महीने के अंतराल में। और अगर 14 साल के बाद लगाते हैं तो 3 डोज लगानी पड़ती है, 0 मंथ, 2 मंथ एंड 6 मंथ ऐसा। और फिर 40 साल के बाद, लगभग 40-42 साल के बाद आपको उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। यस, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले 2 स्ट्रेन आते थे, फिर 4 आया, फिर अभी ये 9 स्ट्रेन आने लग गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये पुरानी वैक्सीन है, दिस इज़ न्यू वैक्सीन गर्डासिल 9, जिसमें कि हमने बताया 6, 11 और 16, 18 तो सबसे बड़े शैतान हैं। फिर 31, 33, 45, 52 और 58, इसमें जो ये L लिखा है ये लेट प्रोटीन्स होते हैं, ये ज़्यादा डेंजरस होते हैं। एक E होते हैं जो अर्ली प्रोटीन्स होते हैं, जो उसमें चेंजेस पैदा करते हैं सेल्स में, पर ये L इज़ लेट प्रोटीन्स। उनकी प्रॉपर क्वांटिटी दी गई है जो कि हमको हमारी बॉडीज़ में एंटीबॉडी बनाने में प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये सब डिटेल्स थ्योरेटिकल है। यस, अब इसमें जो मैंने बताया कि 14 साल से कम के हैं तो 2 ही डोजेज़ की आवश्यकता है और उसके बाद फिर 3 डोजेज़ लेने। नेक्स्ट, सो अब इसके बेनिफिट्स के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे कि ये खाली सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्ट नहीं करता, उसके अलावा जेनाइटल वॉर्ड्स हैं और भी दूसरे कैंसर्स हैं, कुछ एनल कैंसर्स हैं, उस वल्वा कैंसर जो फीमेल का जो जेनाइटल पार्ट का जो बाहरी हिस्सा रहता है उसको हम वल्वा कहते हैं, और फिर जो जाने का रास्ता मार्ग है उसको वेजाइना कहते हैं। तो ये उन कैंसर से भी ये स्ट्रेन प्रोटेक्ट करते हैं गर्डासिल 9। तो ये अभी फ़िलहाल जो है ये बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है हमारे लिए। नेक्स्ट,
अब ये जेंडर, दिस इज़ द ओनली जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन, मतलब जो हमने बताया कि ये मेल्स को भी लगाना है प्लस फीमेल्स को भी लगाना है। नेक्स्ट, ये वॉट्स का एक इमेज है जो मैं बात कर रही थी कि ऐसे छोटे छोटे मसे हो जाते हैं, तो ये इनसे भी काफ़ी हद तक जो ये 6 और 11 हैं, ये वाले स्ट्रेन जो HPV के हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये उस जगह की कैंसर्स की इमेजेस हैं। अब एनल कैंसर का मैंने जो बताया, जो लैट्रिन के रास्ते का कैंसर है, वो भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ही होता है, जो वहाँ की जो लाइनिंग होती है, अंदर की जो झिल्ली लेयर होती है, तो ये इनसे भी बहुत ज़्यादा 90% तक हमको ये वैक्सीन प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, so if anybody wants to ask something, it is you people are always welcome, and we will solve your queries. Next. So I should thank you for listening me. Thank you for patient listening, and I hope इनके लक्षण और इनको हमको कैसे स्क्रीन करना है, किस एज पे डॉक्टर के पास जाना है, स्क्रीनिंग के क्या ऑप्शंस हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गई, जो स्टेजिंग है उसमें जो स्टेज 0 है वो प्री कैंसरस कहलाता है, और स्टेज 1 जो है खाली बच्चेदानी के मुंह में ही सीमित है। स्टेज 2 फिर हम जाते हैं तो वो अनऑपरेबल हो जाता है, मतलब उसका ऑपरेशन भी फिर हम नहीं कर सकते। स्टेज 1B के बाद फिर हमको रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी लेना ही पड़ता है, क्योंकि ये वेजाइना, रेक्टम और यूरिनरी ट्रैक्ट सबको इन्वॉल्व कर लेता है। तो जितनी अर्ली उसमें हम डिटेक्शन में जाएंगे, चाहे वो कोई भी कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, अगर हम अपने लम्ब को पैल्पेट करते रहेंगे ब्रेस्ट को हर महीने मासिक के समय, तो उसमें कोई ज़रा भी हमको ऐसे छोटी सी गठान भी लगती हो, जैसे 10 में से 2 गठानें ही कैंसर होती है, बाकी 8 गठानें नॉर्मल गठानें भी होती हैं, परंतु आपने वो 8 का भी ट्रीटमेंट करा लिया और वो 2 की भी डिटेक्शन कर ली। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अवेयर रहना, चेकअप करते रहना और डॉक्टर के पास मिलना। तो पर ईयर अपना चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, ब्रेस्ट का स्क्रीनिंग भी कराना चाहिए सर्वाइकल कैंसर के लिए, और वैक्सीनेशन के बारे में अवेयर रहना चाहिए, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस यूज़ करनी चाहिए, और ज़रूर अपने आप को प्रोटेक्ट करके अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, उनको अवेयर करके आप हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। और नर्सिंग के हैं तो आप अपने पेशेंट्स को भी बहुत एजुकेट कर सकते हैं इस बारे में। थैंक यू।